हाँ जी बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का अगेन कैरियर एकेडमी कुंडा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इस बढ़िया प्यारे प्लेटफॉर्म पे। मैं विनय सर। आज इस मैग्नेट की सीरीज में है हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर कर लिया है। जिसमें हमने सबसे पहले लेक्चर में क्या देखा कि हमारा चुंबक क्या होता है, चुंबक का इतिहास क्या होता है, ये पढ़ा। सेकेंड लेक्चर हमने क्या पढ़ा, ऑरेस्टेड का प्रयोग। जो हमारे ऑरेस्टेड सर थे उन्होंने क्या प्रयोग किया था, कैसे उन्होंने बताया कि अगर एक चालक तार है तो उस चालक तार में धारा जाएगी तो चुंबक बन जाएगा, ये देखा। फिर हमने क्या बताया था आपको कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर वो एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको बताने के लिए दिशा चाहिए और क्या चाहिए, परिमाण। तो इसीलिए हमने थर्ड लेक्चर आप लोग को क्या पढ़ाया, दिशा पढ़ाया, जिसमें हमने क्या देखा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, स्नो रूल क्या होता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो था वो वाला। और हमने उस वीडियो में लेक्चर में हमने क्या देखा, दिशा के बारे में देखा था, बट परिमाण के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा था। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो प्रॉपर किसके लिए होने वाला है, परिमाण के लिए होने वाला है। तो अब आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका हम लोग परिमाण कैसे निकालते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को बताने के लिए हमारे पास सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है बायो सेवर्ट। ऐसा लग रहा है ना कि बायो सेवर्ट एक नाम है, बट बायो सेवर्ट अलग अलग नाम है। बायो अलग और सेवर्ट अलग है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 साइंटिस्ट आते हैं और दोनों लोग मिलके कोलैब करके एक नियम को प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी नियम को, उसी फॉर्मूले को आज हमें पढ़ना है और उसका डेरिवेशन करना है। और साथ में उस फॉर्मूले की क्या स्पेशल सिचुएशन होगी, स्पेशल कंडीशन में फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, इसको देखेंगे। तीसरा, उस फॉर्मूले का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, इसको देखेंगे। और उसके बाद फिर आगे हम पढ़ेंगे कंटिन्यू करके, फिर पढ़ेंगे म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट, इनमें संबंध क्या होता है, ऐसे करके अपने लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी जोश और जुनून के साथ। तो आज है हमारे पास बायो सेवर्ट का नियम। जी, हमारे पास है बायो सेवर्ट का नियम। ये वैज्ञानिक है भैया जी, 2 लोग हैं। इनका नाम क्या है, बायो सेवर्ट का नियम, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बायोट। हिंदी में बायो, बट अंग्रेजी में बायोट। बायोट सेवर्ट, इसको सेवर्ट यहां बोलते हैं, यहां बोलते हैं सावर्ट, SAVART, बायो सावर्ट ला। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बायो सावर्ट ला। थंबनेल में आपको लिखा हुआ मतलब लिखा हुआ दिखेगा। और यहाँ पे लिखा है बायो सेवर्ट हिंदी में, और अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, इसको बायो सावर्ट बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास, ध्यान देखिएगा, हमारा काम शुरू हो गया है। देखिए, हमको सबसे पहले एक वैज्ञानिक है, उनका नाम क्या था, ऑरेस्टेड। क्या था, ऑरेस्टेड। ये भैया ये जो पूरी जड़ है ना, उसका रीजन कौन है, ऑरेस्टेड है। तो ऑरेस्टेड क्या थे कि उन्होंने एक तार लिया था और इस तार में उन्होंने क्या बहाई थी, धारा। क्या बहाई थी, धारा। तो धारा हमने क्या मान लिया था, आई। धारा क्या मान लिया, आई। धारा जाने के बाद उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि जो धारा होती है ना किसी तार में, वो उस तार के चारों ओर क्या बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये बात तो हो गया, सच बात भी है, और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने दिखा भी दिया। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो आखिर बनता कितना है, क्या हर जगह पर बराबर होता है या दूर जाने पे कम होता है, ज्यादा होता है, इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। तो इसलिए हमारे पास वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम क्या है, बायो सेवर्ट है। तो बायो सेवर्ट अलग अलग, तो जो बायो है ये पहले वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक नंबर 1, और ये भैया वैज्ञानिक नंबर 2। तो दो वैज्ञानिकों ने मिलके इस नियम को बनाया था। इसीलिए इसमें दोनों वैज्ञानिकों का नाम आता है, एक बायो और एक सेवर्ट। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो ये उन्होंने क्या किया था, बायो सेवर्ट ने, इसको मैं फिर से बता देता हूं। तो बायो सेवर्ट ने क्या किया था, एक चालक तार लिया था। तो इन्होंने ले लिया एक चालक तार, और इस चालक तार में, अच्छा इसको इधर बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, एक चालक तार लिया था और इस चालक तार में क्या लगाई, धारा। क्या लगाई, धारा। ये हमारे पास धारा हो गई। जैसे इसमें इन्होंने धारा को प्रवाहित किया, चारों तरफ क्या बन गया, चुंबकीय क्षेत्र। तो बायो सेवर्ट ने क्या बोला कि जो हमारे पास ये धारा है, जो चालक तार है, इसकी जो लंबाई है उन्होंने कितनी मानी, L। तो हमने भी मान ली इसकी लंबाई L। भाई उन्होंने जितना बोला हमने उतना किया। उन्होंने बताया कि इसकी लंबाई कितनी है, L है। हमने कहा ठीक है सर, आप L बोलो, तो हमने भी L मान लिया। फिर उन्होंने कहा कि भैया इसकी लंबाई L है, बट आपको पूरी लंबाई से मतलब नहीं है,
इसका क्या मतलब है, अगर पूरी लंबाई से मतलब नहीं है तो उन्होंने क्या किया, उस पूरी लंबाई का एक छोटा सा पार्ट लिया। तो इसको हमने यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले लिया, यहाँ पे इस टाइप का, इसको क्या बोलेंगे, छोटा सा पार्ट। अब फिजिक्स में क्या होता है, जब कोई चीज छोटी होती है तो उनको दिखाने के लिए हम उसके आगे डी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, डी। डी का मतलब छोटा, डी का मतलब छोटा। तो जैसे ये हमारे पास यहां से यहां तक इसकी लंबाई अगर एल है तो इसकी छोटी लंबाई क्या हो जाएगी, डी एल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डी एल। एक चीज। दूसरा, मान लीजिए हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है और इस व्हाइट बोर्ड का एरिया कितना, ए। एरिया कितना, ए। तो अगर इसके इतने छोटे से भाग को निकालेंगे तो एरिया क्या आएगा, डी ए। क्या आएगा, डी ए। मान लीजिए हमारे पास ये, मान लीजिए हमारे पास बोर्ड है या कहीं पर मान लीजिए कोई कोण बना है, कोण कितना बना, एंगल थीटा। तो वो पूरा एंगल थीटा बट छोटा कोण डी थीटा। मान लीजिए पूरा एंगल ओमेगा तो छोटा कोण डी ओमेगा। तो कहने का मतलब जब चीजें पूरी हो और उनके हम छोटे से पार्ट की बात करते हैं तो उसमें हम लोग डी का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर भी इसकी लंबाई है एल तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, डी एल। बस दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो यहाँ पे जिसकी लंबाई है वो क्या हो जाएगी भैया जी, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, डीएल मान लिया। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने क्या बताया कि जो डीएल है ना उसकी लंबाई, जो डीएल उसकी क्या है, लंबाई। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, जो डीएल है वो क्या है हमारे पास, धारा अल्पांश। इसको उन्होंने क्या बोला, धारा अल्पांश। भैया अल्पांश मतलब कि छोटा सा पार्ट, किसका, धारा का। तो डीएल हो गया। अब यहाँ पे इसको उन्होंने क्या बोल दिया, डीएल। क्या बोल दिया, डीएल। तो यहां से यहां तक का मान क्या कहलाएगा, डीएल कहलाएगा। फिर उन्होंने क्या बताया कि अब अगर हमारे पास, देखो ध्यान सुनिएगा, अगर हमारे पास पूरा चालक तार है मतलब लंबाई एल है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो बनेगा बी। उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या बनेगा, बी। बट अगर हमने छोटा सा पार्ट ले लिया तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और छोटा होने के लिए क्या लगाते हैं, डी। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, डी। तो इसको क्या बोलेंगे, अल्प चुंबकीय क्षेत्र। तो हो जाएगा अल्प चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बताया कि जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बना, जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बना, इसी के बारे में उन्होंने अध्ययन करना हमको बताया। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर हमारे पास चालक तार है तो इस चालक तार के जहां पे धारा अल्पांश है उससे आर दूरी पर, उससे आर दूरी पर, दोनों तरफ हमने बराबर दूरियों पर मतलब आर दूरी पर हमने एक बिंदु मान लिया। यहां पर एक बिंदु क्या है, पी। दोनों दूरियां बराबर है भैया। यहां पे बिंदु पी है और यहां का बिंदु क्या हो जाएगा, पी डैश हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि जो हमने यहां से यहां तक की दूरी ली उन्होंने बोला इसको आर। क्या बोला, आर। और अगर दोनों दूरियां बराबर है तो ये भी आर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये सब कुछ किसने बताया, बायो सेवर्ट ने बताया। किसने बताया, बायो सेवर्ट ने बताया। उसके बाद अब ध्यान सुनिएगा, तो ये लंबाइयां क्या हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे ना, एक काम यहां पे कर लेते हैं। क्या, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल देते हैं। अभी भैया जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो पिछला लेक्चर जरूर देखें इस वीडियो के बाद, और अगर आपने पढ़ा है तो हमारे साथ में आप प्रैक्टिस करिएगा। देखिए क्या बताया हमने, हम यहाँ पे लगाने चलो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, कि अगर चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है और उस चालक तार के चारों ओर बन रहा चुंबकीय क्षेत्र, धारा जाएगी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसकी दिशा निकालने के लिए तीन नियम। सबसे पहला होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम, दूसरा होता है राइट हैंड थंब रूल जिसको बोलते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, और तीसरा होता है मैक्सवेल के होते हैं दोनों, तो दक्षिणावर्ती पेच का नियम। तो आप किसी का भी प्रयोग करोगे सबका मान समान आएगा। कल इसको हमने इस वीडियो में आपको बताया था, बट आज हम एक नियम प्रयोग करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम। क्या होता है कि अगर हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को कहां रखें, धारा की दिशा में। कहां रखें, धारा की दिशा। तो धारा कहां है, ऊपर। तो हमने अंगूठे को कहां रख दिया, ऊपर। और उसके बाद अपनी अंगुलियों को उस बिंदु की ओर फैलाइए जहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो। तो बिंदु पी की ओर हमने फैला दिया, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। उसके बाद अपनी अंगुलियों को मोड़ो। अंगुली मेरी कहां मोड़ रही है, अंदर की ओर। इसका मतलब बिंदु पी पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहां है, अंदर की ओर। कहेगा अंदर की ओर। और फिर उन्होंने क्या बताया कि अब की बार फिर इसी को करिए। तो हमने क्या किया, अंगूठे को रखिए धारा की दिशा में। धारा कहां है, ऊपर। तो ऊपर रखिए, अंगुलियों को वहां फैलाइए जहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना, बिंदु पी पे हमने फैलाया। फिर अंगुलियों को मोड़िए, अंगुली कहां रही है, बाहर की ओर। इसका मतलब इस वाले बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा
बाहर की ओर आएगा। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र बना, कितना बना, डीबी, कितना बना, डीबी। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, इस वाले पूरे पार्ट में क्रॉस रहेगी और इस वाले पूरे पार्ट में डॉट रहेगी। क्रॉस का मतलब अंदर, डॉट का मतलब बाहर, क्योंकि तीर, तो जब तीर अंदर जाएगा तो पीछे वाला हिस्सा दिखता है, मतलब क्रॉस दिखेगा, और तीर सामने आएगा तो डॉट वाला पार्ट दिखेगा। ये हमने कल देख लिया था। अच्छा, अब यहाँ पे दिशा तो आ गई, बट परिमाण अभी भी हमको पता नहीं है। तो इसके लिए बायोसेवर्ट सर ने क्या बताया कि कहीं पर या किसी चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा धारा अल्पांश के कारण, डीबी क्या होगा, डीबी वो उसमें बहने वाली धारा, वो उसमें बहने वाली धारा, धारा क्या है, आई, उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मतलब डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि जो ये धारा के अनुक्रमानुपाती हो गया, फिर उन्होंने क्या बताया कि जो डीबी का मान होगा, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वो धारा अल्पांश, मतलब धारा अल्पांश का मतलब डीएल, उसके भी अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, डीएल हो गया। इसको हमने बोल दिया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ध्यान सुनिएगा। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि जो हमने धारा अल्पांश लिया है डीएल, और जो हमारे बीच की दूरी है आर, इसके बीच में क्या बन रहा है, कोण। क्या बन रहा है, कोण। कोण क्या होता है, दो भुजाओं या दो रेखा खंडों या दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होगा उसे क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, इसके बीच में झुकाव ये हो गया, इसके बीच का झुकाव ये हो गया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, थीटा, और यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो उन्होंने क्या बताया कि धारा अल्पांश डीएल और जो हमारी दूरी है आर, उनके बीच बनने वाले कोण की जा, बनने वाले कोण की जा। तो कोण की जा का मतलब क्या हो जाएगा, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। सर आप तो जा बोल रहे हैं और यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया, क्योंकि भैया आपको पता होना चाहिए कि जो साइन होता है ना, साइन, साइन का पूरा नाम SIN नहीं होता है, साइन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जा। क्या बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी क्लास में बच्चों को पता होता है ये। तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। अच्छा, फिर उन्होंने क्या बताया, लेकिन जो दूरी है ना, दूरी उसके वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब कि डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। मेरा मतलब है जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसको उन्होंने बोल दिया समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अब क्या किया इन्होंने, उसके बाद समीकरण 1, 2, 3 और 4 को मिला दिया, समीकरण 1, 2, 3 और 4 को मिला दिया। जगह भैया नहीं है, हम उधर लिख देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, समीकरण 1, 2, 3 और 4 को मिलाने पर, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर या सम्मिलित करने पर, बात एक ही है, तो सम्मिलित करने पर, तो जब हम इन चारों समीकरण को सम्मिलित करेंगे, तो याद रखिएगा जब हमारे पास कई सारे समीकरण हो और उनको हम सम्मिलित करते हैं तो क्या होता है, जो चीजें एक से ज्यादा बार आती हैं उनको एक बार लिखा जाता है, और जो चीजें एक बार है उनको तो लिखना पड़ता ही है। तो यहाँ पे जो चीजें डीबी डीबी, तो इसको हम यहाँ पे 4 बार डीबी, तो 1 बार डीबी लिखेंगे। प्रोपोर्शनल 4 बार है तो प्रोपोर्शनल 4 1 बार लगाएंगे। फिर आई, देखो आई ऊपर, डीएल ऊपर, साइन थीटा ऊपर, तो हो जाएगा आई डीएल साइन थीटा, और बटे में क्या आएगा, आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। बट अभी ये नियम पूरा तो हुआ नहीं है, क्योंकि प्रोपोर्शनल तो हमको हटाना पड़ेगा, बीच में क्या लगाना पड़ेगा, बराबर। और जब इसको प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो आपको पता होना चाहिए साथ में बराबर आता है और बराबर के साथ में नियतांक आता है। तो यहां पे हो जाएगा डीबी बराबर, यहां पे नियतांक आता है भैया जी μ0/4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये रहा आपका बायोसेवर्ट का नियम, यही है हमारा बायोसेवर्ट का नियम। क्या होता है, डीबी बराबर μ0/4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
इस नियम को किसने बताया था? बायो सेवर्ट ने बताया था। तो देखिए इसमें ये इनका डायग्राम है। इस डायग्राम के थ्रू उन्होंने क्या बताया? जो चुंबकीय क्षेत्र होगा धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा धारा अल्पांश के अनुक्रमानुपाती होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब जा, तो उसके अनुक्रमानुपाती होगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो दूरी जो होगी ना उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। भैया जिसको व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे, अगर 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 ध्यान सुनिए, अगर मैं बोलूं 1/r² तो उसको अनुक्रमानुपाती बोलूंगा, बट अगर बोलूं r तो उसको बोलूंगा व्युत्क्रमानुपाती। याद रखिएगा। तो ये इसके क्या उल्टा है, तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे db और r के बीच में संबंध निकाले, उल्टा संबंध है, आई dl साइन थीटा से समानुपाती है। कहने का मतलब क्या कि अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ाना है, यहां से आ जाओ, चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ाना तो क्या बढ़ा दे? धारा। क्या बढ़ा दे? इस बात को आप याद रख लीजिए, पूरे अब इस चैप्टर में चलेगा। अगर हम धारा के मान को बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, धारा के मान को घटाएंगे चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के अनुक्रमानुपाती है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा अल्पांश के भी अनुक्रमानुपाती है। इसका क्या मतलब है कि जो धारा अल्पांश डीएल, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है डीएल क्या है? धारा अल्पांश है यहाँ पे। तो जो डीएल है हमारा धारा अल्पांश, इसका मतलब कि अगर मैं लंबाई को बढ़ाता जाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे इसका अनुक्रमानुपाती है, और इसके बीच जो बनने वाला कोण है ज्या, उसके भी अनुक्रमानुपाती है। इस बात पे आप ज्यादा परेशान होइए, इसको मैं अभी इरेज करके अलग से बहुत बेहतरीन तरीके से को बताऊंगा, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा। लेकिन जो दूरी होती है, दूरी का मतलब जो उनके जहां पे हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और जहां से निकालना उसके बीच की दूरी, उसके वर्ग मतलब वर्ग मतलब स्क्वायर, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और जब व्युत्क्रमानुपाती आता ना भैया, उसको बोलते, उसका मतलब क्या होता है? उल्टा। ध्यान सुनिएगा, यहां पे जो ये लगा है ना, इसको क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती अंग्रेजी में बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। तो यहाँ पे उल्टा है, मतलब r का मान बढ़ेगा तो इसका मान दोगुना कम होगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो दोगुना हिसाब से कम होगा, ठीक है? तो ये हमारे पास आ जाता है चारों समीकरण। चारों समीकरण को हमने मिला दिया। मिलाने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आता है कि dv बराबर μ0/4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका नियम बायो सावर्ट का नियम है, बायो सेवर्ट का नियम है, बायो सेवर्ट्स लॉ है, ठीक है? तो जल्दी से आप राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिलते हैं आपको इसको इरेज करके नेक्स्ट स्लाइड में। उसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारा साइन थीटा होता है उसमें स्पेशल केस क्या क्या हो सकते हैं, कब उसका मान 0 हो सकता है, कब मान बढ़ सकता है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है? तो जल्दी से आप लोग राइट डाउन करिए। हाँ जी बच्चों, तो उम्मीद है कि आपने इसको उतार लिया होगा, लिख लिया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हमने क्या देखा अभी भी, ये जी मैंने फ्रेम में चेक किया ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये पार्ट कट गया था, बिल्कुल जरा से वहां पे जो पार्ट कटा हुआ है ना, वहां मैंने डीबी लिखा हुआ है। ये जो मैंने यहाँ पे डीबी आपको बताया ना, ये अल्प चुंबकीय क्षेत्र, तो ये लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैनेज करिएगा, अकेले इंसान है भाई, अकेले हैं, चीजें उधर से नहीं दिखती है ना, तो थोड़ा सा आउट ऑफ मतलब फ्रेम हो जाता है। चलिए देखते, सुनिए अब हमारे पास क्या आता है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है? चुंबकीय क्षेत्र डीबी। तो डीबी बराबर क्या है? μ0/4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है? अब इस फॉर्मूले में अगर मैं यहाँ पे db और r, मेरा मतलब है db और r, db क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, और r क्या है? दूरी। अगर मैं इसके बीच में क्या बनाऊं? ग्राफ। क्या बनाओ? ग्राफ। देखिएगा ध्यान से, तो यहां पे मैंने क्या किया, इसमें जो हमारा db है तथा r के बीच ग्राफ, तथा r के बीच ग्राफ, जब हम इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, ग्राफ हमको कैसा प्राप्त होगा? ये इधर मैंने क्या बोल दिया? r, और ये क्या हो गया? db। तो इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा हमको कुछ इस प्रकार ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ का नाम होता है, अच्छा इस ग्राफ का कैसे, ये ग्राफ का आपने कैसे बना दिया? तो इसमें क्या है, इस ग्राफ, पहले बात आप सुनिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो db का मान है वो इसके साथ में उल्टा होगा। अगर मतलब कि दूरी को हम बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा, दूरी को घटाएंगे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए, तो इधर क्या है? db, और इधर क्या है? r। पहली बात तो मैं इसका नाम बताता हूं, इसका नाम होता है आयताकार
अति परवलय, आयताकार अति परवलय, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपर पैराबोला। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस ग्राफ का नाम है। अब अगर मैं इस ग्राफ के बारे में आपको बताऊं तो 1 मिनट का समय दे दीजिए, फटाक से इसको बता। देखो सबसे पहले हमारे पास एक ये पार्ट हो गया, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट बना लिए, और अगर मैं इस ग्राफ के बारे में आपको बताऊं तो देखो जैसे यहाँ पे ये हो गया, ये अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस प्रकार ग्राफ हमको मिलेगा। ध्यान सुनिएगा, अभी समझाते हैं इसको, सुनिए। अब यहाँ पे जो लाइनें ऊपर की मैंने ऐसे खड़ी खड़ी बनाई है ना, वो किसके लिए, डीबी के लिए है, और जो लाइनें ऐसे हॉरिजॉन्टल है मतलब क्षैतिज है, वो किसके लिए है, आर के लिए। तो देखो यहाँ पे जो क्षैतिज लाइन है मतलब आर, उसका मान क्या है, छोटा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, बहुत ज्यादा। आगे वाली कंडीशन में आर की लंबाई बढ़ गई तो चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई कम हो गई। देखो ना यहाँ पे आर की लंबाई बढ़ी और ये चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो गया, छोटा हो गया। आगे आइए, यहाँ पे आर और बढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र और छोटा हो गया, आर और बढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र और छोटा हो गया। जैसे जैसे मैं आर की वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या, उल्टा ही तो हुआ। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर हमको कम चाहिए तो हम दूरी को बढ़ा दें, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा चाहिए तो हम दूरी को घटा दें। और वैसे भी आप अपने रियल लाइफ में चुंबक को देखा है, आपने हाथ में लिया है, हम लोग खेले हुए हैं, उससे क्या होता है, अगर हम 2 चुंबक को लें और चुंबक को हम यहाँ पे रखें, एक चुंबक को, तो आपस में कभी नहीं चिपकेंगे। बट अगर हम चुंबक को यहाँ पे रख दें तो तुरंत चिपक जाते हैं। क्यों, क्योंकि दूरी कम है तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, दूरी ज्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, साइन थीटा के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, साइन थीटा के बारे में पढ़ने वाले। देखिए अब इसको हम लोग बोलेंगे स्पेशल कंडीशन, ठीक है। तो स्पेशल कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो भैया जी जो यहाँ पे थीटा है ना, थीटा की यहाँ पे मैं बात करूं थीटा की, तो थीटा को हम लोग यहाँ पे 3 वैल्यू आएगी थीटा की। जब भी हम स्पेशल की बात करेंगे तो जल्दी 3 वैल्यू आती है, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो। क्यों, क्योंकि इस पे इनका एक खास मान मिलता है। तो क्योंकि किसी पर इनका मान एकदम 0, एकदम कम, और किसी पर एकदम हाई हो जाता है, इसीलिए हम इनके बारे में बात करते हैं। तो अगर हमारे पास थीटा बराबर क्या हो जाए, 0 डिग्री, थीटा बराबर क्या हो जाए, 0, और अगर हमारे पास हो जाए थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90, और एक हो जाए थीटा बराबर 180। ध्यान सुनिएगा भैया जी, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90 और थीटा बराबर 180, तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर हम थीटा का मान 0 रख दें, थीटा का मान 0, तो आप देखिए साइन 0 का मान, ये यहां से अलग पार्ट है इसका, तो अगर हम यहां पे करें तो थीटा का मान 0, तो इसका मतलब साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद थीटा का मान 90, तो यहां पे हम रख देंगे साइन 90, तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, सबको पता होगा आप बच्चों को, ठीक है। उसके बाद थीटा का मान 180, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, साइन 180, और साइन 180 मान भी क्या होता है, 0 होता है। एक सेकेंड, 2 सिचुएशन मान कितना आया, 0, एक में क्या आया, 1। एक बात अभी आप याद रख लीजिए, जो साइन थीटा होता है उसका सबसे कम मान 0 होता है और सबसे ज्यादा मान 1 होता है। कैसे, जरा याद करो, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1। अब देखो साइन 30 का मान 1/2, अगर मैं 1/2 को हल करूं, मतलब 1 को 2 से भाग करूं तो क्या आएगा, 0.5, 0.5, 1 से क्या है, छोटा। उसके बाद अगर मैं साइन 45 का मान 1/√2, √2 का मान होता है भैया जी 1.44, तो अगर मैं √2 का मान रखूं और उसको हल करूं तो उसका मान भी क्या आएगा, छोटा आएगा। और अगर अगले में जाए साइन 60 में √3/2, √3 का मान 1.732, और बटे में कितना रखेंगे, 2, भाग करोगे 1 से छोटा आएगा, 90 का मान 1। तो कहने का मतलब साइन का मान ना वो 0 से लेके 1 के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है। इसका ग्राफ भी ऐसे बनता है साइन के वेव में, ठीक है, बताएंगे उसको, अभी हमारे पास चैप्टर आएगा तो वहां डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो साइन का मान है 0, ये क्या है, मिनिमम, ये क्या है,
मिनिमम, मतलब कि इससे कम इसका मान नहीं हो सकता। अच्छा, sin 90 का मान क्या है 1, इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम, क्या हो जाएगा मैक्सिमम। और ये जीरो, जीरो का मतलब मिनिमम, तो ये भी क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, तो मतलब 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर साइन का मान क्या आ रहा है मिनिमम, क्या आ रहा है मिनिमम, लेकिन 90 डिग्री पे क्या आ रहा है 180। कहने अच्छा सर ये कोण किसका है, अभी हम ये नहीं सोच पाए ये कोण जो मैंने बनाया है ये किसका है, तो अभी तो मैं आपको यहां से बता दे रहा हूं, लेकिन अगर आपको कम समझ में आए तो इसी वीडियो में आगे बताऊंगा भी मैं सदिश रूप। जब सदिश रूप बताऊंगा तो वहां पे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो भैया जी, यहां पे किसके बारे में बात करो, दूरी के बारे में। किसके बारे में, दूरी। मेरा मतलब है कि जो हमारी दूरी है, अभी मैंने बिंदु यहां माना है P और यहां क्या माना है P डैश। अगर इसको मैं खींच के ऊपर लाऊं, इसको मैं खींच के ऊपर लाऊं, और अगर मैं ऊपर लाऊंगा तो क्या होगा, इसको नीचे ले जाऊंगा तो क्या होगा, देखो ध्यान सुनिएगा, क्योंकि जो R है और जो DL है उसी के तो बीच में कोण थीटा बना हुआ है, तो उसी को तो आप बदल सकते हो। इसका मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, और मतलब इस वाली भुजा को मैं ऐसे कर दूं, यहां बिंदु ला दूं, और इस वाली भुजा को मैं ऐसे करके यहां बिंदु ला दूं, तो 90 डिग्री बना दूं। कितनी डिग्री, 90 डिग्री। तो अगर मैं 90 बना दूंगा तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा आएगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन अब मैं ऊपर ले जाऊं तो एक बार मैं बिंदु को यहां ला दूं, या इसको मैं नीचे ले जाऊं एक बार बिंदु को मैं यहां ला दूं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डीएल जो है ना भैया, यहाँ पे जो डीएल है क्या है, धारा अल्पांश, और जो इसकी दिशा होती है ना धारा अल्पांश की, इसकी दिशा होगी वो धारक दिशा में होगी। कहां पे होगी, धारक दिशा में। तो डीएल ऊपर है भाई, धारा ऊपर तो डीएल भी ऊपर। अगर मैं आर को ऊपर ले गया तो दोनों दिशाएं एक हो गई। जब दिशाएं एक हो जाए, दिशाएं समान होती हैं, तो कोण 0 डिग्री बनता है। तो कोण जब 0 मिल जाएगा तो मान मिनिमम हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको नीचे लाएं तो ये इधर हो जाएगा, मेरा मतलब आर नीचे और डीएल ऊपर, इसका मतलब विपरीत दिशा में। और जब दो चीजें विपरीत दिशा में होती हैं तो वहां पे कोण 180 बनता है। तो वहां पे कोण कितना बनेगा 180, तब भी मान क्या आएगा 0, तब भी मान को कैसा मिलेगा मिनिमम, कैसा मिलेगा मिनिमम। उसके बाद जो हमारा 90 डिग्री होता है, मेरा मतलब है कि ना मैं इसको यहां ले जाऊं ना मैं इसको यहां लाऊं, मैं इसको यहीं पर रोक दूं, 90 कोण बना दूं, तो इसका मान क्या मिलेगा मैक्सिमम, क्या मिलेगा मैक्सिमम। अच्छा, अभी हम इसके बारे में बात करने वाले नहीं है, अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, 0 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे एक सेकंड मैं फ्रेम चेक कर लूं भैया जरा जी। तो यहां पे दिख रहा है हमको, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको आपको समझा देता हूं, देखो ध्यान देखिएगा। देखिए हमारे पास क्या है, एक चालक तार है। क्या हमारे पास एक चालक तार है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। ये हमने, चलो सिंपल बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक चालक तार है। ये क्या है, चालक तार है। अब वो क्या बोल रहा है कि 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री मैंने माना यहां पे 0 डिग्री, और 180 मतलब यहां पे, तो यहां पे थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। यहां पे थीटा बराबर कितने डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा, यहां पर जब 0 डिग्री था तो भी डीवी का मान कितना है, 0। कैसे 0, क्योंकि अगर मैं 0 रखूंगा साइन 0 का मान 0, और बाबू जब साइन 0 का मान 0 और पूरा गुणा करोगे तो 0 को हम किसी में गुणा करेंगे तो पूरा मान 0, तो डीवी का मान क्या हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, चालक के ऊपर वाले सिरे पर, तार के ऊपर वाले सिरे पर। अच्छा, अब जरा नीचे वाले सिरे पर आते हैं, मतलब 180 पर, जब 180 पे आएंगे तो भी मान क्या है 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे जब हम, तो इसका पूरा मान फिर क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब फिर से डीवी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डीवी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक बात हमको समझ में आ रही है कि जो चालक तार है, जो चालक तार है, ऐसे देखो ये चालक तार है, इसके ऊपर वाला सिरा 0 डिग्री, ये नीचे वाला सिरा 180 डिग्री। मेरा मतलब कि इस वाले पार्ट पे 0 डिग्री पर कोई चुंबकीय क्षेत्र ना होई, और नीचे वाले पार्ट में भी कोई चुंबकीय क्षेत्र ना होई, मतलब कि ना तो यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र और ना यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर हमारे पास कोई चालक तार है तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, ना कि इस चालक तार के ऊपर वाले सिरे पे होगा और ना ही नीचे वाले सिरे पे होगा। समझिएगा ध्यान से, ना तो ऊपर वाले सिरे पे होगा ना तो नीचे वाले सिरे पे होगा। क्यों, क्योंकि बायो-सेवर्ट का नियम को बताता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास बायो-सेवर्ट के नियम का स्पेशल कंडीशन। अब इसे आप लोग राइट डाउन करिए, फिर से वही अपना काम, इसको हम इरेज करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और आप अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, इसमें सब कुछ हो गया। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप।
है ना। तो वेक्टर में इसको हम कैसे लिखते हैं, सदिश रूप में कैसे लिखते हैं उसको समझेंगे। बहुत प्यारी सी बात है, उसको समझ के फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी लिखिए। हाँ जी, तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब देखिए, हमारे पास जो बायो-सेवर्ट का नियम है, बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, dv बराबर म्यू नॉट अपान का 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। यही होता है ना। अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। चलिए इसी लेक्चर में कर देते हैं। म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है, नियतांक है। क्या है, नियतांक। जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो म्यू नॉट है ना भैया, इसको बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। तो ये हो गया निर्वात की चुंबकशीलता। उसके बाद 4 पाई क्या है, वो तो नियतांक है। अगर हमसे कोई बोले कि म्यू नॉट का मान क्या होगा, ध्यान देखिएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, जो म्यू नॉट अपान 4 पाई का वैल्यू होती है पूरे की, इस पूरे नियतांक की जो मान होगा वो मान होता 10 घाते माइनस का 7, 10 घाते माइनस का 7, और इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। अच्छा, ये तो ये मान हमारे पास हो गया। उसके बाद जो म्यू नॉट अपान 4 पाई का अगर ये वैल्यू ये है, तो अगर सिर्फ म्यू नॉट की बात करें तो क्या हो जाएगी, तो म्यू नॉट का मान होता है, देखिए 4 पाई को इधर गुणा मार दो ना, सिंपल सी बात है, तो हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। आई होप इतनी बात आपको हमारी समझ में आई होगी। चलिए अब इसकी हम आपको डायमेंशन निकाल के ही बता देते हैं यहीं पर। तो जो हमारे पास, देखिए बहुत आसान सी बात है ये, इसकी डायमेंशन निकालते हैं जरा हम। तो डायमेंशन, न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी की पावर माइनस का 2। अच्छा, और एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 किसकी थी, कार्य की, ऊर्जा की। एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 कार्य की, ऊर्जा की। बट एम एल टी की पावर माइनस का 2 ये होती है बल की, न्यूटन की। और वीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में, इसलिए हमने बड़े ब्रैकेट लगाया है। बटे एम्पियर, एम्पियर का मतलब धारा, एम्पियर का मतलब धारा। अब एम्पियर की वीमा क्या होती है, किसी को पता है, एम्पियर की वीमा को हम लोग ए से लिखते हैं। इसका मतलब है क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। भैया जी एम्पियर मतलब उसका जो प्रतीक होता है वो ए होता है। अब इस, अच्छा, बीमा का एक नियम होता है कि बीमा को आप अलग अलग नहीं लिख सकते, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। जब ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी राशि को, जब किसी भी क्वांटिटी को हम बटे से ऊपर ले जाएं या ऊपर से नीचे लाएं, मतलब अपॉन अगर लगाए, अपॉन के नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं, तो उसकी घात का जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पे क्या है, प्लस, तो ऊपर जाएगा तो माइनस। तो ये हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस का 2 और ए की पावर माइनस का 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी किसकी, म्यू नॉट की। म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। इसको चुंबकशीलता को इंग्लिश बोलते हैं परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। ठीक है, तो परमिएबिलिटी हो गई। म्यू नॉट मतलब निर्वात की चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी। म्यू नॉट बराबर क्या होता है, 4 पाई 10 की पावर माइनस का 7, मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। और इसकी डायमेंशन क्या निकल के आई कुल मिला के, एम एल टी की पावर माइनस का 2 ए की पावर माइनस का 2। तो इसका क्या होता है, डायमेंशन होता है। तो इसे आप जल्दी से राइट डाउन करिए, फिर उसके बाद हम आपको इसका सदिश रूप बता देते हैं। हाँ जी, तो हमारे पास ये क्या आ गया, बायो-सेवर्ट का नियम। अब हम पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप। ध्यान देखिए भैया जी, तो अभी मैंने यहाँ पे, अच्छा यहाँ बना देता हूं मैं, यहाँ पे हमारे पास चालक तार होता है, इसमें धारा बह रही है। बायो-सेवर्ट का नियम बता रहा हूं। तो इस चालक तार की जो धारा अल्पांश है वो क्या हो जाएगी, डीएल। तो इधर क्या हो जाएगा, हमने क्या बोल दिया, आर। अगर हम इसकी दिशा निकालें तो क्या हो जाएगी, आर कैप। क्या हो जाएगी, आर कैप। आर कैप ये क्या होता है। अब भाई अगर आपने क्लास 11th में वेक्टर वाला पार्ट नहीं पढ़ाए तो आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। अभी के लिए बता देता हूं आपको, जिसके ऊपर कैप लग जाता है इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर और इसको बोलते हैं एकांक सदिश। याद रखिएगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है ना ये सब चीजें, वो बहुत बड़ी गलती की है, इनसे उसे पढ़ना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप किसी को भी सर्च करेंगे जब वेक्टर में, आप किसे पढ़ लेंगे, बहुत बढ़िया उन लोगों ने पढ़ाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए, तो डीवी बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट अपान का 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूं इसमें, ये डीएल है, डी भैया जो डीएल है ना, अगर मैं डीएल को वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो जो डीएल की दिशा आएगी, डीएल की दिशा वो धारा की दिशा में आएगी। कहेगी धारा की दिशा में, धारा की
दिशा में, तो धारक दिशा क्या हो गई ऊपर, और ये क्या हो गया आर कैप हो गया। ध्यान देखिए ये क्या हो गया आर कैप हो गया। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं अब चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर लगा रहा हूं वेक्टर। अभी ध्यान से यहां देखिए, पहले आप चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर मैंने क्या लगा दिया वेक्टर। अब मैं सदिश फॉर्म में लिख रहा हूं। तो पहली बात ये तो नियतांक है इसकी, ये तो किसी प्रकार कोई वेक्टर ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपान का 4 पाई, आई आ जाएगा बाहर तो इसके साथ में आई आ जाएगा, और आर स्क्वायर भी क्या आ जाएगा बाहर, और साइन थीटा इसको भी रहने दीजिए, और यहां पर मैंने लिख लिया इंटू करके डीएल इंटू साइन थीटा। ठीक है, कुछ नहीं है, बस वही लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं डीएल के ऊपर क्या लगा रहा हूं वेक्टर, क्या लगा रहा हूं वेक्टर। तुमने यहां पे क्या लगा दिया वेक्टर लगा दिया, और साथ ही साथ में अब हम यहां पे लगा सकते हैं आर कैप। क्या लगा सकते हैं आर कैप, इसके हिसाब से क्या लगा सकते हैं आर कैप लगा देंगे। अब आर कैप का मतलब क्या, एकांक सदिश। आर कैप का मतलब क्या है एकांक सदिश, ध्यान देखिएगा। तो अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जब हमारे पास आर, देखिए आर वेक्टर में पहले मान निकालते हैं, आर वेक्टर क्या एक सदिश राशि है। अगर मैं बोल रहा हूं कि आर वेक्टर एक सदिश है, तो इसका मतलब दो चीजें चाहिए भाई। मैं तो कितनी बार आपको इस लेक्चर में बोल चुका हूं कि अगर एक कोई राशि सदिश है तो क्या चाहिए दो, एक तो चाहिए परिमाण और एक क्या चाहिए दिशा। तो परिमाण हमको दे देगा, इसका क्या दे देगा हमें मैग्नीट्यूड, कौन देगा इसका मॉड देगा, ये मॉड लगा हुआ है, मॉड क्या देगा मैग्नीट्यूड, इसका मापांक ही हमने निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आर कैप, क्या आएगा आर कैप। अगर हम यहाँ से आर कैप की वैल्यू निकालें तो इस मैग्नेट परिमाण वाले को इधर भेज दें, तो हो जाएगा आर कैप बराबर, इसको भी इधर भेजा है तो हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा आर। अब मापांक लगाइए ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं, तो जहां पे आर कैप लिखा है वहां मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर अपॉन आर। अब यहां पे आते हैं, जहां पे आर कैप लिखा है वहां मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर अपॉन आर। देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा डी बी वेक्टर इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन ये क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। ध्यान देखिए जब हम इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब एक यहां पे एक फॉर्मूला और आ रहा है, क्या एक फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है ए बी साइन थीटा, और एक होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है, भैया जी यहाँ पे आता है कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे आएगा क्या ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा ए बी साइन थीटा। अब देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम दो सदिश, भाई ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है सदिश है, जब दो सदिशों का हम गुणा करें और उनका मान अदिश मिलता है तो उसको बोलते हैं अदिश गुणा। तो ये क्या है हमारे पास, इसको बोलते हैं अदिश गुणा। क्या बोलते हैं अदिश गुणा बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग सदिश गुणा। क्या बोलेंगे सदिश गुणा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब गुणा, और इसको क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डॉट लगा है इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट, इसको यहाँ पे क्रॉस लगा इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ध्यान सुनिए, अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे क्या है साइन थीटा, क्या है साइन थीटा। अगर यहाँ पे साइन थीटा है और ए बी लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो आर कैप का मान रखेंगे तो आर वेक्टर अपॉन क्या आएगा आर, तो ये हो जाएगा डीएल वेक्टर क्रॉस, ध्यान देखिए डीएल वेक्टर क्रॉस वो वाला भी आर आएगा, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर, और बटे में क्या आएगा आर, मैंने इसका मान रख दिया क्या आएगा आर, तो ये हो जाएगा। अब देखो भैया नीचे कुछ नहीं लगा है आर लिखा है, इसलिए मैंने नीचे क्या लिखा है। अब अगर मैं इनका क्या करूं मल्टीप्लाई करूं, इसको मैं विरेज कर दे रहा हूं, आप समझ गए होंगे। जब मैं इसका इधर में क्या करूं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपान का 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल वेक्टर, इसको ब्रैकेट में लिख दो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन ये क्या लिखा हुआ है आर स्क्वायर। अगर ये आर स्क्वायर और ये आर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, और यही हमारा होता है इसका सदिश रूप। ये क्या होता है वेक्टर फॉर्म होती है इसकी, वेक्टर फॉर्म। तो ये इसका क्या हो गया सदिश रूप हो गया, किसका बायो-सेवर्ट के नियम का। ये भी बहुत ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट कभी पूछ सकता है आपसे, क्योंकि कभी कभी जैसे कि एक आपने मैंने आपको पढ़ा रखा है क्या नाम से पहले चैप्टर में कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम फिर कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो वैसे ये भी चैप्टर है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र का सदिश रूप, मतलब बायो-सेवर्ट का नियम का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका ये क्या है सदिश रूप है। ठीक है भैया, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग।
और सारी चीजें मैंने आपको एकदम बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत आराम से समझा करके बताया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर, ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर ऐसी बात है तो जरूर आप इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और नीचे एक प्यारा जरूर कमेंट करिएगा। उस कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूं, बच्चों का रिप्लाई आता है। क्योंकि भैया देखिए, ये रिकॉर्डेड फॉर्म है, लाइव क्लास तो है नहीं कि हम आपका कमेंट पढ़ रहे हैं। तो इसलिए अभी क्या करना है, आपको नीचे कमेंट करना है। जब आप अच्छा कमेंट करते हो तो वहां से हम डेली आपके कमेंट को देखते हैं। रिप्लाई ना कर पाए किसी कमेंट का, ना कर पाए, वो एक रीजन होता है, समय का अभाव है, और कोई रीजन नहीं है। नहीं तो बाकी पढ़ते सबका कमेंट है। तो आप सभी लोग जरूर कमेंट करिएगा। और हाँ, नोट्स इसकी आपकी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहां पे आप जाइएगा, मिल जाएगा। जो हमारा चैनल है, इस चैनल का एक होता है कम्युनिटी टैब, एक होता है अबाउट। तो जब आप अबाउट सेक्शन में जाओगे ना, तो वहां पे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, ठीक है। तो उस पर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट पहुंचोगे कैरियर एकेडमी कुंडा के ऑफिशियल टेलीग्राम पेज पर। वहां पर आप फाइल वाले ऑप्शन में जाइएगा, सारी नोट्स ऑलरेडी वहां पे हमने डाल रखी है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, नोट्स में मैंने बहुत देखा है, बहुत सारे टीचर का तरीका अलग अलग होता है पढ़ाने का, सबका एक अपना तरीका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कई सारे टीचर चीजों को लिख के समझाते हैं। बट मेरा क्या मानना होता है कि अगर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं और बिल्कुल फ्री कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि कोई मैं बोल रहा हूं कि हमारा कोई बैच लीजिए तो, और जो लोग बैच में आपको बुलाते हैं, जो आप बैच में जाते हो, जो नोट्स उसमें आपको मिलते हैं बिल्कुल हैंड रिटन डिजिटल नोट्स, उससे कम अच्छी नहीं है, समझ लीजिए, उससे भी अच्छी नोट्स है अपने पास। उस नोट्स को आप एक बार फॉलो करिए, आपको खुद समझ में आएगा क्या उसमें कंटेंट दिया गया है, कितनी उसमें मेहनत की गई है। तो ये बातें हैं, तो इन सभी चीजों की जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप वहां पे जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी नोट्स को पूरा कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।